हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज की जो हमारी क्लास है वो एमसीक्यू बेस्ड मिक्स्ड क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम नर्सिंग में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एनाटोमिकल टर्म यूज्ड फॉर ब्रेस्ट बोन इज, कि जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके लिए कौन सी एनाटोमिकल टर्म है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन है सैक्रम, पटेला, स्टर्नम एंड क्लेविकल। तो जो राइट आंसर होगा, ब्रेस्ट बोन जो होती है हम उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम वो होगी ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम क्या होती है? स्टर्नम इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट, कि ये जो स्टर्नम है वो एक लंबी बोन है, फ्लैट है स्ट्रक्चर में और चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होती है, और स्टर्नम को ही हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट नर्व है वो कौन सी है। ऑप्शन है सियाटिक नर्व, पेरोनियल नर्व, पडंडल नर्व एंड टीबियल, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा जो सियाटिक नर्व होती है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व होती है, ठीक है। जो सियाटिक नर्व इज़ लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी ओरिजिनेटिंग एट द बेस ऑफ स्पाइन। जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, उसके बेस पार्ट से स्टार्ट होती है एंड रनिंग अलोंग द बैक ऑफ ईच लेग इनटू द फुट। जो लेग का पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ से रन करती हुई फुट पार्ट तक जाती है। तो जो सियाटिक नर्व होती है वही लार्जेस्ट नर्व होती है एंड वही लॉन्गेस्ट नर्व भी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब, की जो राइट अपर लिम्ब होता है उसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन है 25, 30, 40 एंड 45। तो हमारा राइट आंसर होगा जो राइट अपर लिम्ब होता है उसके अंदर 30 बोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग विच इज ए बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, की जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन का भी वर्क करती है एंड एक्सोक्राइन का भी वर्क करती है। ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, एडर्नल एंड पेनक्रियाज। तो हमारा राइट आंसर होगा जो पेनक्रियाज है, ठीक है, वो दोनों का काम करता है, एंडोक्राइन का भी एंड एक्सोक्राइन का भी। पेनक्रियाज इज ए ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड पेनक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शन। जो पेनक्रियाज होता है एब्डोमेन में लोकेटेड होता है और उसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है एंड जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। यहाँ पे जो है एक्सोक्राइन की जगह एंडोक्राइन आएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया था ये यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा एंडोक्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाई, कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन है ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड ट्रैकिया। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। जो लंग्स का एल्वियोलाई पार्ट होता है वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एल्वियोलाई बेसिकली क्या होते हैं? आर द टीनी एयर सैक्स इन लंग्स दैट टेक अप द ऑक्सीजन, कि छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जो कि जब ब्रीदिंग होती है उसमें जो ऑक्सीजन इनटेक होती है उसको लेते हैं। तो बेसिक अगर बात की जाए कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई पार्ट होता है वहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द सेरुमन
इज, तो जो ईयर वैक्स होता है हम उसको टर्म यूज़ करते हैं सेरुमन। तो जो ईयर वैक्स है उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन है प्रोटेक्ट द ईयर, हेल्प क्लीन ईयर कैनाल ऑफ फॉरेन मैटर, एंड प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज, एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो सेरुमन होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो ईयर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, एंड जो ईयर कैनाल होती है उसके अंदर जो फॉरेन मटेरियल है, कोई भी ऐसा है कि जैसे जो अंदर बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको जो वैक्स होता है वो उसके अंदर लिपट जाता है और उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ कर देता है। ठीक है, तो फॉरेन मैटर से भी प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज। जो ईयर कैनाल होती है उसके अंदर जो वैक्स प्रेजेंट होगा वो वाटर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली जो सेरुमन होता है वो तीनों फंक्शंस करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द क्यूज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में जिनके अंदर एक्सेप्ट वगैरह दिया होता है वो बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती के यहाँ पर। ठीक है, तो पूछा गया है कि हाई बर्थ रेट है जो इंडिया के अंदर, उसके कौन कौन से कारण हैं, सिवाय इसके कि इनमें से एक कारण ऐसा है जो हाई बर्थ रेट है उसको प्रमोट नहीं करता है। ऑप्शन है अर्ली मैरिज, ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट्स, एंड हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। तो जो इंडिया के अंदर है, जो अर्ली एज के अंदर जो मैरिज हो जाती हैं उस टाइम पे उसको जो कंसीविंग की प्रोसेस है, इवन जो फीमेल है जो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में, बर्थ के बारे में नहीं पता होता है, तो वो भी कारण है। ट्रेडिशन एंड कस्टम्स होते हैं कि कुछ कुछ ऐसी रेसेस होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जिसके अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, उसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होता है कि जो मेल फीमेल होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनके 2 बच्चे होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जिसके अंदर 2 से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो किसी कम्युनिटी के कुछ स्पेशल कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जिसमें उनकी जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होती है। एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, कि हम जो मैरिज है वो सबके ऊपर ही लागू होती है कि मैरिज करनी ही है। तो ऐसी जो चांसेस हैं उसके अंदर जो बर्थ रेट है उसके हाई होने के क्योज हैं बेसिकली ये। बट हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, कि अगर साक्षरता है, ठीक है, जो एजुकेशन लेवल है वो अगर हाई होगा तो वो बर्थ जो रेट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ना कि जो बर्थ रेट है उसको इंक्रीज करेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा हाई लेवल ऑफ लिटरेसी डजंट प्रमोट द हाई बर्थ रेट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चेंजेस दैट ओकर ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन द फीटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसके में फीटस के कौन कौन से चेंजेस हैं वो देखे जाते हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है फीटल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड विद स्टेथोस्कोप, कि जो बच्चे की जो हार्ट की धड़कन होती है वो स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनी जा सकती है। स्केल्टन इज कैल्सीफाइड, जो बोन्स होती हैं उनके अंदर जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो बनना शुरू हो जाता है। आइज रिमेन्स क्लोज्ड एंड बॉडी ग्रोथ एक्सिलरेट, की जो आइज हैं वो क्लोज रहती हैं एंड जो बॉडी ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती रहती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज लाइटनिंग ऑकर, कि जो लाइटनिंग है वो हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो लाइटनिंग है वो नहीं होती है, क्योंकि जो लाइटनिंग की जो प्रोसेस होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर की होती है। बेसिकली जो लाइटनिंग होता क्या है, लाइटनिंग इज़ द बेबी सेटल्स और ड्रॉप्स लोअर इनटू द मदर पेल्विस, की जो बच्चा है उसकी ड्रॉपिंग डाउन हो जाना माँ के पेल्विस में।
तो बेसिकली लाइटनिंग कब होती है? जब लेबर स्टार्ट हो गया है और जो बच्चा है वो माँ के पेल्विस में एंगेज कर जाता है, तो उसको बेसिकली बोला जाता है लाइटनिंग। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वहाँ पर लाइटनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर HCG इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। कि कोई वुमेन है जिसका सीरम एंड यूरिन में जो HCG का लेवल है वो पॉजिटिव मिला है, तो कौन कौन सी कंडीशंस में ऐसा होगा, सिवाय इसके ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें HCG का लेवल है वो पॉजिटिव नहीं मिलेगा? ऑप्शन है प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पोस्ट हिस्टेक्टमी एंड वेसिकुलर मोल। कि जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है वहाँ पर भी HCG का लेवल इंक्रीज होता है, प्रेगनेंसी चाहे एक्टोपिक हो उसमें भी HCG का लेवल पॉजिटिव मिलेगा, एंड वेसिकुलर मोल होगा, ठीक है, हाइड्रेटिफॉर्म जो मोल होता है वो अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर भी HCG का लेवल है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। बट पोस्ट हिस्टेक्टमी जो जिसके अंदर जो वुमेन है उसका जो वोम है, यूट्रस का पार्ट सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में जो HCG का लेवल है वो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो हिस्टेक्टमी का जो पीरियड है उसके अंदर PPH देखा जा सकता है, बट HCG का लेवल है वो पॉजिटिव नहीं देखा जाता। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट बर्थ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। कि कोई न्यूबॉर्न है बेबी, उसका जो टेस्टिस है वो प्रॉपरली डिसेंड है वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शन है फिमोसिस, क्रिप्टोचिडिज्म, हाइड्रोसील एंड ऑल ऑफ दीज। तो टेस्टिस की डिसेंडिंग में फेलियर होना या तो वन या दोनों का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रिप्टोचिडिज्म। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा क्रिप्टोचिडिज्म इज एन एंडोक्राइन प्रॉब्लम। बेसिकली ये क्या होता है, एक एंडोक्राइन की प्रॉब्लम होती है। इट ऑफन्स करेक्ट इटसेल्फ विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ। जैसे ही जन्म के कुछ महीने बीतते हैं तो ये जो कंडीशन है ये अपने आप से ठीक हो जाती है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि फेलियर हो गई है टेस्टिस की डिसेंडिंग में, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। Next is white or yellowish white secretion that lasts for 10 to 15 days after delivery is called। ठीक है, कि डिलीवरी हो गई है उसके 10 से 15 दिन के बाद में वाइट और येलोइश कलर का सिक्रीशंस है वो दिखाई दे रहा है, वेजाइनल सिक्रीशंस हैं बेसिकली ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं हमारे पास लोचिया रुब्रा, लोचिया एल्बा, लोचिया सिरोसा एंड ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर हम जानें जो लोचिया होता है सबसे फर्स्ट के जो डेज होते हैं कि जो 2 से 3 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो वेजाइनल सिक्रीशंस देखे जाते हैं वो डार्क रेड कलर के होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोचिया रुब्रा बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में होता है जो लोचिया सिरोसा की जो सेकंड जो स्टेज होती है जिसके अंदर जो लोचिया का सिक्रीशंस होता है, वेजाइनल जो सिक्रीशन होंगे वो पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होगा। ठीक है, पहले ब्राउनिश आएगा, देन उसका जो कलर है डे बाय डे लाइट होता चला जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू पिंकिश कलर, तो उसको बेसिकली बोला जाता है लोचिया सिरोसा। एंड जो वेजाइनल सिक्रीशन है वो वाइट होगा या फिर पेल येलो कलर का हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है बेसिकली लोचिया एल्बा। तो ये डिलीवरी के बाद में होने वाले वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि जो बेबी है न्यूबॉर्न पैदा हुआ है उसकी जो एसेंशियल केयर्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें से ऐसी कौन सी है ऑप्शंस में से जो नहीं की जाती है? ऑप्शन है रिसक्सेशन ऑफ न्यूबॉर्न विद हाइपोक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम,
प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो न्यूबॉर्न केयर होती है उसमें जो बेबी है उसको रिसक्शिएट किया जाता है अगर ऑक्सीजन की लेस अमाउंट है, अगर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है, रिसक्शिएट किया जाता है एंड उसको हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट किया जाता है, थर्मोरेगुलेशन किया जाता है एंड बेबी जो है न्यूबॉर्न है उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट किया जाता है। बट एट न्यूबॉर्न केयर में जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उनका प्रिवेंशन है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन न्यूबॉर्न केयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the diagnostic techniques used to detect congenital anomalies in utero is कि जब बेबी है मदर वोम में ही है तो कौन सी ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो बेबी के अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसको डिटेक्ट करती हैं। ऑप्शंस हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, अमीनोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग एंड ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट भी किया जाता है, जो अमीनोसेंटेसिस भी किया जाता है एंड क्रोनिक विलिक सिंपली कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग है वो भी परफॉर्म की जाती है बेबी के अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन इज विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। जो विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम था उसके अंदर किस एज ग्रुप तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन है 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। तो जो विटामिन सप्लीमेंट ए का सप्लीमेंट जो प्रोग्राम था उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था उसके अंदर जो एज ली गई है वो अप टू 5 ईयर्स ली गई है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द हेल्थ सेंटर हेल्थ केयर फैसिलिटी हेल्थ वर्कर कैन एडिक्वेटली प्रोटेक्ट वैक्सीन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, कोई एरिया है जहाँ पर हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर जो हेल्थ वर्कर होगा वो वैक्सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाएगा सिवाय इसके। ऑप्शन है कीप वैक्सीन इन एप्रोप्रिएट वैक्सीन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, यूज ऑफ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, स्टोर वैक्सीन इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन इन ए वैक्सीन कैरियर। तो जो हेल्थ वर्कर होगा वो वैक्सीन को एक एप्रोप्रिएट वैक्सीन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट में रखेगा, बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके अंदर भी, एंड जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं उनका यूज़ किया जाएगा जो वैक्सीन का टेम्परेचर है मेंटेन करके रखेंगे। एंड अगर जो वैक्सीन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीन कैरियर है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। बट स्टोर वैक्सीन इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली। जो वैक्सीन्स हैं उसको जो रेफ्रिजरेटर का जो डोर पार्ट होता है वहाँ पर सिर्फ रखा नहीं जाता। बेसिकली वैक्सीन शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम द वॉल्स एंड द फ्लोर ऑफ द यूनिट इन ओपन कंटेनर सो द एयर कैन सर्कुलेट अराउंड वैक्सीन्स। बेसिकली जो वैक्सीन्स होती है उसको सेंट्रल पार्ट में जो रेफ्रिजरेटर का होता है वहाँ पर रखा जाता है ताकि जो एयर सर्कुलेशन है वो कंप्लीट जो वैक्सीन है उसके अराउंड हो सके। तो जो रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है वहाँ पर वैक्सीन है उसको स्टोर नहीं किया जाता उस एरिया में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज menstrual hygiene scheme was implemented for adolescent girls in age group of। जो menstrual hygiene scheme आई थी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उसमें कौन सी एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन है 10 to 22 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स, 16 to 19 ईयर्स एंड 15 to 19 ईयर्स। तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंडर में 10 to 19 ईयर्स की जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है।
जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई थी 2011 में, और ये किसके अंडर आती है? ये आती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, और 10 से 19 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनको इंक्लूड किया गया था। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलनेस क्योज्ड बाय मॉस्किटो बाइट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो बाइट की वजह से होती हैं सिवाय एक के। ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, सारस जो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड लिम्फेटिक फिलियारिसिस, कि जो मलेरिया होता है वो भी मस्कीटो की वजह से होता है, डेंगू है वो भी मस्कीटो बाइट की वजह से होता है, एंड जो लिम्फेटिक फिलियारिसिस होता है वो भी मस्कीटो बाइट की वजह से होता है। बट जो सारस होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वो मस्कीटो बाइट की वजह से नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सारस। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज टू ट्रीट केसेस ऑफ डिप्थीरिया इज, कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो हमारा राइट आंसर होगा जो इरिथ्रोमाइसिन होती है वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया बेसिकली क्या होता है? डिप्थीरिया इज ए सीरियस इन्फेक्शन क्योज्ड बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। बेसिकली जो क्योज करता है डिप्थीरिया को वो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, दैट मेक्स द टॉक्सिन्स, जो बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स पैदा करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव ड्रग होती है, एंटीबायोटिक जो यूज़ करते हैं वो होती है इरेथ्रोमाइसिन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्टूसिस इज ऑल्सो नोन एज, जो पर्टूसिस है उसको हम दूसरा नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन है एंट्रिक फीवर, जर्मन मीजल्स, हुफिंग कफ एंड रूबेला। तो पर्टूसिस जो होता है उसको हम जानते हैं हुफिंग कफ के नाम से, और एक नाम इसका और होता है जिसको हम बोलते हैं 100 डे कफ। ठीक है, 100 डे कफ। ठीक है, पर्टूसिस, हुफिंग कफ, 100 डे कफ। बेसिकली जो हुफिंग कफ होता है इज ए हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज होती है। बेसिकली इट इज़ क्योज्ड बाय बैक्टीरियम बोर्डेटेला पर्टूसिस। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। किसकी वजह से होती है? जो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टूसिस के लिए वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बोर्डेटेला पर्टूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफस्टाइल दैट हैज़ ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कि ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है उसके लिए रिस्की होता है। ऑप्शन है एक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिव एक्सरसाइज एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर होगा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, सारा टाइम या तो बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, कोई भी फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होते हैं, उनके अंदर चांसेस होते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के होने के। तो हमारा राइट आंसर भी होगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि जो ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है वो कौन से लेवल के प्रिवेंशन के अंदर आता है। ऑप्शन है प्रीमोर्डियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो रेगुलर मॉनिटरिंग होती है तो वो बेसिकली आता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, क्योंकि जो कम्युनिटी के अंदर होता है प्रिवेंशन के 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी में होता है कि कोई डिजीज़ है वो क्योज नहीं हुई है, उससे पहले ही हम उसके प्रिवेंशन के लिए मीजर्स अपनाते हैं, एजुकेट करते हैं, लोगों को पैम्पलेट्स बांटते हैं, एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं ताकि वो डिजीज़ है वो नहीं हो। और जो सेकंड होता है उसके अंदर होता है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, कि जितना जल्दी डायग्नोज करे उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो टर्सरी होता है वो बेसिकली रिहेबिलिटेशन से होता है,
कि डिजीज़ हो गई है, ट्रीट भी हो गई है, उसके जो टाइम पीरियड बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए रिहैबिलिटेट किया जाता है और वापस से जो अपनी प्रीमोर्बिडियल कंडीशन होती है उसमें पेशेंट है वो वापस से जा सके। तो बेसिकली हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कवर्ड बाई नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में नहीं आती है। ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया, फिलेरिसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड काला आजार। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जो ट्यूबरकुलोसिस है वो नहीं आता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में। तो जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 6 वेक्टर बोर्न डिजीज़, बेसिकली इसमें जो 6 वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मलेरिया है, डेंगू है, लिम्फेटिक फिलियरिसिस है, काला आजार है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है एंड चिकनगुनिया है। तो आप इन 6 जो हैं इनको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रपोज्ड टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मदर अकॉर्डिंग टू माइक्रो बर्थ प्लान ऑफ जननी सुरक्षा योजना, कि जो जननी सुरक्षा योजना है उसके अंदर जो मदर बनने वाली है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी जो मदर है जो प्रेग्नेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक हो जाना चाहिए, बेसिकली ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं at least 14 to 18 weeks before the expected date of delivery, at least 20 to 24 weeks before the expected date of delivery, at least 12 to 16 weeks before the expected date of delivery and at least 8 to 12 weeks before the expected date of delivery। तो जननी सुरक्षा योजना के दौरान जो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए मदर का माइक्रो बर्थ प्लान के लिए वो बेसिकली हो जाना चाहिए 20 से लेके जो 24th वीक का जो टाइम पीरियड होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले ही उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्राइमी ग्रेविडा मदर डिलीवर्ड ए बेबी, द न्यू बोर्न हैज़ विजिबल सीक्रेशंस आफ्टर बर्थ, द नर्स हैज़ टू सक्शन द न्यू बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, कि बेसिकली बोला गया है एक प्राइमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो बेबी है उसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो नर्स हैं वो सक्शन का जो मेथड होता है वो कैसे स्टार्ट करेगी, कहाँ से शुरू करेगी। तो जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, बस इसकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा चेंज मिलती है। अभी क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसकी जो लैंग्वेज देख के कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन क्या है? नोज फर्स्ट फॉलोड बाय माउथ, कि सबसे पहले जो नोजल सिक्रीशंस होगा उसको रिमूव किया जाएगा, देन उसके जो माउथ के सिक्रीशंस हैं उनको रिमूव किया जाएगा। ऑप्शन बी है माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नोज, माउथ ओनली एंड नोज ओनली। तो जो हमारा राइट आंसर होगा जो मेथड होता है उसमें बेसिकली सबसे पहले जो सिक्रीशंस रिमूव होते हैं वो होते हैं माउथ के, उसके बाद होते हैं नोज़ के। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ के सिक्रीशंस रिमूव होंगे, उसके बाद में होंगे नोज़ के, क्योंकि माउथ के इसलिए होते हैं जो एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बेसिकली इसको याद करने का एक तरीका होता है, कई बार बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट का जो होता है अरेंजमेंट उसमें सबसे पहले क्या आता है? एम पहले आता है, ठीक है, उसके बाद में आता है एन। जब हम ABCD पढ़ते हैं तो पहले आता है एम, देन आता है एन। तो ऐसे ही जो सिक्रीशंस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी सबसे पहले माउथ के सिक्रीशंस रिमूव किए जाएंगे, देन किए जाएंगे नोज़ के।
तो हम ऐसे हैं, याद कर सकते हैं इसको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि फैमिली प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है टू गेट नॉलेज अबाउट अनवांटेड बर्थ, टू रेगुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, to help people prevent pregnancy through a variety of contraceptive method and services, and to minimize the interval between pregnancy। तो जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें जो बेसिकली क्या होता है कि जो अनवांटेड बर्थ हैं उसके बारे में भी नॉलेज दी जाती है और उनको अवॉइड करवाया जाता है, ठीक है। साथ में जो चिल्ड्रंस की जो नंबरिंग होती है फैमिली के अंदर उसको भी रेगुलेट किया जाता है ताकि जो बर्थ कंट्रोल है वो किया जा सके। वैसे भी जो इंडिया है उसके अंदर जो पॉपुलेशन रेट है वो आज के टाइम में इंडिया सबसे ऊपर है, ठीक है। तो जो फैमिली प्लानिंग है उसमें रेगुलेट किया जाता है नंबर ऑफ चाइल्ड, एंड जो कपल होता है उसको प्रेगनेंसी के दौरान जो क्या होता है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय थ्रू ए वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड सर्विसेज, कि जिसके थ्रू जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट किया जाए उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। बट जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें जो बच्चों के बीच में डिफरेंस होता है, एक जो चाइल्ड है उसके बाद जो सेकंड चाइल्ड, अगर सेकंड प्रेगनेंसी है वो कंसीव की जा रही है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको मिनिमाइज नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज It is an ability to make logical, rational decision and decide whether a given action is right or wrong, कि कोई ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर जो डिसीजन मेक हुआ है वो लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए एंड डिसाइड होना चाहिए कि जो एक्शन लिया गया है वो राइट है और रॉन्ग है। तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है? ऑप्शन है कंट्रोलिंग, इंटरप्रिटेशन, क्रिएटिविटी एंड जजमेंट। तो बेसिकली जो एबिलिटी होती है जिसके अंदर कोई लॉजिकल एंड रेशनल डिसीजन दिया गया है एंड डिसाइड किया गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं जजमेंट एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द, कि जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है लास्ट वीक ऑफ जनवरी, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो बेसिकली जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The stage of embryo in which all body parts can be identified is called, कि एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसके अंदर जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है जाइगोट, फीटस, ब्लास्टोसाइट एंड ओवम। तो जहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे फीटस, ठीक है। फीटस के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस विद इन विच ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, कि वो प्लेस जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है वो थ्राइव कर सकता है। थ्राइव बेसिकली होता है अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकता है एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसको भी जन्म दे सकता है। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पैथोजेनिसिटी, पोर्टल ऑफ एंट्री, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो वो प्लेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से रह सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर बेसिकली ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जहाँ जिसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करेगा एंड जो दूसरे पर्सन्स हैं उनको इन्फेक्टेड भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। बेसिकली कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या तो हमें लड़ना होता है या फिर हमें भागना होता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जो कि हमें उस सिचुएशन से भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली फ्लाइट एंड फाइट मोड के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, तो वो होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिनको एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। ठीक है, इनके अगर सेकंड नेम होते हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी होते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और जो क्लास है उसको लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। साथ में ही हमारी एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस के नाम से, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो थ्योरी पार्ट है वो भी करवाया जा रहा है। ठीक है, जिन बच्चों का अपना जो थ्योरी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है एंड सिलेक्शन लेना है वो अपना हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।